हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज रात को 9:30 बजे मेंबर्स के लिए लाइव आएगा। तो जो भी चैनल के मेंबर हैं वो अपनी क्वारीज के साथ तैयार रहें, और जो मेंबर नहीं हैं और मेंबर बनना चाहते हैं वो होम के बटन पे ज्वाइन पे क्लिक करके मेंबरशिप ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, और इसके एक पर्टिकुलर पहलू पर आज हम विचार करेंगे, जिससे पति को और पति पक्ष की तरफ के जितने भी रिलेटिव्स होते हैं सबको डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के समय समय पर भिन्न भिन्न जजमेंट्स आते रहे हैं, जिन्हें में समझना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुछ जजमेंट्स दिए हैं, ऐसे जजमेंट जिनसे हस्बैंड को रिलीफ मिलता है। आज जो जजमेंट बता रहा हूं ये डीवी एक्ट से संबंधित है, यानी डीवी एक्ट 2005। अब दोस्तों, डीवी एक्ट 2005 में जब पत्नी केस फाइल करती है तो उसमें उसके कुछ रिलीफ होते हैं, पहले इसे समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 18, सेक्शन 19, 20, 21, 22, 23, इन सब में वो रिलीफ मांगती है, जिसके अंतर्गत मॉनेटरी रिलीफ, इंटरिम मेंटेनेंस, चाइल्ड कस्टडी, रेसिडेंस राइट, प्रोटेक्शन ऑर्डर, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अब दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी राइट्स को देखो तो इनका नेचर सिविल है, क्रिमिनल नहीं है। अब कोई रेसिडेंस राइट मांग रहा है या रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मांग रहा है तो ये सब नेचर इसका सिविल है, और इसी को लेकर के डीवी एक्ट में विवाद होते आए हैं। कुछ कहते हैं ये क्रिमिनल है तो इस पर सीआरपीसी पूरा लागू होगा। कई बार सीआरपीसी के सेक्शन आप लोग लागू करने की कोशिश करते हो तो दूसरी पार्टी कहती है नहीं, ये तो सिविल है, इस पर क्रिमिनल लागू नहीं होगा। जबकि रियलिटी यह है कि डीवी एक्ट के अंतर्गत जितने भी रिलीफ पत्नी को मिलते हैं वो सब सिविल होते हैं, लेकिन उसकी जो प्रोसीडिंग है वो क्रिमिनल है, और एक क्रिमिनल कोर्ट में ही ये केस चलता है। यानी सीआरपीसी, जिसका नया नाम बीएनएसएस है, उसके थ्रू ये रेगुलेट होता है, लेकिन इसके रिलीफ सिविल नेचर के होते हैं। अब इसी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, कंफ्यूजन होते हैं। जब आप डिस्चार्ज फाइल करते हो नीचे की कोर्ट में या फिर डिसमिसल फाइल करते हो नीचे की कोर्ट में, सिविल सेक्शंस में जाते हो तो अपोजिंग पार्टी कहती है नहीं ये तो क्रिमिनल है, क्रिमिनल सेक्शन में जाते हो तो बोलती है नहीं ये तो सिविल है। इस तरह का कंटेस्ट होता है, और एक्चुअल में इस पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन बनी हुई है। कुछ जजमेंट्स एक फेवर की बात करते हैं, कुछ जजमेंट दूसरे फेवर की बात करते हैं। दोस्तों, जो डीवी एक्ट है, अब इस जजमेंट के अनुसार इस डीवी एक्ट की प्रक्रिया को कोर्ट किसी भी स्टेज पर खत्म कर सकती है। यानी हम केस को चलाने की बात नहीं कर रहे हैं, केस को खत्म करने की बात कर रहे हैं। यानी यहां पर यह निर्णय है कि यदि ऑनरेबल कोर्ट को किसी भी स्टेज पर लगता है कि प्रक्रिया का मिसयूज हो रहा है तो किसी भी स्टेज पर डीवी एक्ट को खत्म किया जा सकता है। अब दोस्तों, मामला क्या था, इस मामले को पहले हम थोड़ा सा समझेंगे और फिर इस कंक्लूजन तक फिर से पहुंचेंगे। दोस्तों, इस मामले में 2019 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी। वाइफ ने कुछ एलिगेशंस लगाए थे, जैसे कि डाउरी डिमांड, लग्जरी एसयूवी की मांग की जाती है उससे, थ्रेट्स दी जाती हैं उसको, हैरेसमेंट किया जाता है उसका, और साथ ही उसने ये कहा कि फॉरेन में जब वो स्टे कर रहे थे तब भी उसके साथ क्रूरल्टी की गई, हैरेसमेंट किया गया। तो ये वाइफ के एलिगेशन थे, जिसके तहत उसने एक एफआईआर भी दर्ज करवाई 498A, 504, 506, 34 आईपीसी में, और इसके साथ साथ एक सेक्शन 12 ऑफ डीवी एक्ट 2005 का केस भी फाइल कर दिया। अब दोस्तों, जब ये केस फाइल हुआ तो पति इस केस की क्वैशिंग कराने के लिए हाई कोर्ट में गया। यानी 482 सीआरपीसी के अंतर्गत उसने एक पिटीशन लगाई और प्रे किया कि मामला मेरे पर नहीं चलना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया, और उसका रीजन ये बताया कि ये जो प्रोसेस है डीवी एक्ट की, ये प्रक्रिया में सिविल है तो इसको क्वैश नहीं किया जा सकता। अब मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आया। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर हाई कोर्ट के निर्णय को पलटते हुए, सारी परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ही डीप निर्णय दिया, और जो ये सिविल क्रिमिनल वाली चीजें हैं इन चीजों को बैलेंस करते हुए एक बैलेंस जजमेंट दिया। कोर्ट ने कहा कि जो इनहेरेंट पावर है 482 सीआरपीसी में, जो कि अभी नया 528 बीएनएसएस है, उसका पर्पज है टू प्रिवेंट मिसयूज। तो यदि कोर्ट को किसी भी स्टेज पर यह पता चलता है कि प्रोसीडिंग्स का मिसयूज हो रहा है तो इसको क्वैश किया जा सकता है, और किसी भी स्टेज पर क्वैश किया जा सकता है, उस हर एक स्टेज पर जहां पर कोर्ट को लगता है कि प्रक्रिया का मिसयूज हो रहा है। यानी अब इससे दो बातें क्लियर होती हैं। पहली बात, अगर आपके ऊपर डीवी एक्ट का केस हुआ है तो ट्रायल लड़ने की बजाय आप हाई कोर्ट में क्वैशिंग के लिए जा सकते हैं, साथ ही साथ स्टे के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, यहां पर बोला है किसी भी स्टेज पर। अब दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा भी नहीं है कि डीवी केस में आपने रिप्लाई भी फाइल कर लिया, एंट्री मेंटेनेंस भी लगवा लिया, क्रॉस भी हो गए और फिर आप हाई कोर्ट जा रहे हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है।
वहाँ तो आप फिर एक तरह से पूरा ट्रायल चला ही चुके हो। यहाँ कोर्ट का कहने का तात्पर्य यह है किसी भी स्टेज पर, मतलब जहाँ भी कोर्ट को लगता है कि मिसयूज हुआ, तो यानी इससे आप ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि डीवी एक्ट में चाहे तो आप 3 साल के बाद क्वैशिंग में चले जाओ, क्योंकि टाइम पीरियड भी मैटर करता है। आपकी समनिंग कब हुई, आपको समन कब मिला, तब से लेकर के एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, आप मान लीजिए साल भर के अंदर भी जा सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स्ड या स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है आपने नीचे रिप्लाई फाइल कर दिया तो रिप्लाई के बाद भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली हमें यह सोचना चाहिए कि यहाँ पर इसका मतलब क्लियर नहीं है एट एनी स्टेज जहाँ पे कोर्ट को लगे कि मिसयूज हो रहा है। तो आपको अपनी तरफ से प्रिकॉशनरी स्टार्टिंग में ही जाना चाहिए। यानी डीवी केस का समन आपके पास आया, आपने भी रिप्लाई फाइल नहीं किया है, नीचे ट्रायल शुरू नहीं किया है, उसी स्टेज पर आप चले जाओ। अब अगर आप 1 महीना लेट हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 महीना लेट हो गए, 3 महीना लेट हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि आप विद इन 1 ईयर भी चले गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रायोरिटी ये रखो कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी जाएं, क्योंकि जितना आप लेट होंगे नीचे की कोर्ट से दबाव आना शुरू हो जाएगा आपको आपके रिप्लाई के लिए, इंटरिम मेंटेनेंस के लिए। तो मुझे लगता है आप मेरी पूरी बात भी समझ गए होंगे, ये जजमेंट भी समझ गए होंगे। दोस्तों जजमेंट का टाइटल है सौरभ कुमार त्रिपाठी वर्सेस विधि रावल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस जजमेंट से पहले आधे से ज्यादा लोग डीवी एक्ट के लिए जब जाना चाहते थे तो उनको मना कर दिया जाता था, इसकी क्वेश्चनिंग तो होगी ही नहीं, या जब जाते भी थे तो कोर्ट से मना हो जाता था कि इसकी क्वेश्चनिंग नहीं होगी क्योंकि इसका नेचर सिविल है और 482 सीआरपीसी का पार्ट है, यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें अब खत्म हो चुकी हैं। स्टेज के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से समझा दिया और उम्मीद करता हूँ आप समझ भी गए होंगे और इन बातों का ध्यान रखेंगे। आप लोगों की हेल्प के लिए इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इस पूरे मामले को और विस्तार से जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।